ठीक है, आज के हम लोग लेक्चर में हम सबसे पहले कल का जो टॉपिक था, हम लोग सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी और जितने और भी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं, मॉड्यूलर अरिथमेटिक क्या होता है, जीसीडी वगैरह का यूज क्या होता है, वो अब हम लोग एक नॉर्मल, एक प्रैक्टिकल, एक एल्गोरिदम हम लोग देखते हैं जिसका नाम है RSA। क्या हो गया इसको, एक मिनट। RSA, RSA एल्गोरिदम। RSA एल्गोरिदम का एक्चुअली फुल फॉर्म अगर आप देखो तो ये तीन साइंटिस्ट के बेसिस पे इनका नाम रखा गया, रिवेस्ट, शामिर और एडलमैन। ये तीनों ने मिलकर ये एल्गोरिदम को बनाया था, उसका नाम RSA एल्गोरिदम है। ये एक प्रैक्टिकल एल्गोरिदम है जो हम लोग असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के लिए यूज करते हैं। तो इसको मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन के फॉर्म पे आपको ऐसे समझा देता हूँ। वैसे चलो मैं आपको पहले इसका स्टेप बता देता हूँ कि इसके स्टेप में होता क्या है। इसको हम लोग थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, ये आ जाता है इसका जो स्टेप्स है RSA एल्गोरिदम में। तो ये स्टेप्स आपको ध्यान रखना है क्योंकि कोई भी एल्गोरिदम का एक डेफिनेट स्टेप्स होते हैं। तो उस स्टेप में सबसे पहला RSA एल्गोरिदम बोलता है कि आप सबसे पहले दो लार्ज रैंडम प्राइम नंबर सेलेक्ट करो। तो आपको ये ध्यान रखना है, चूज एनी टू, ठीक है, डिफरेंट, जो डिफरेंट हो आपस में, लार्ज प्राइम नंबर। ये आपको सबसे पहला स्टेप करना है। कोई भी दो रैंडम प्राइम नंबर आपको सिलेक्ट करना है जिसका नाम आप देंगे P एंड Q। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेकंड स्टेप में आते हैं। सेकंड स्टेप क्या है, बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट करना है अपन को, कैलकुलेट n की वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कैलकुलेट n, और ये n होगा क्या, आपको P और Q को मल्टीप्लाई कर देना है, तो उससे आपका n की वैल्यू निकल आएगी। तीसरा स्टेप इसमें है कि आपको कैलकुलेट करना है फाई n। आपको अगर याद होगा तो मैं यूलर्स टोशियन फंक्शन पिछले लेक्चर में कराया था। तो आपको जो n निकल के आएगा उसका आपको यूलर्स टोशियन फंक्शन निकालना है, फाई n। क्यों निकालना है, क्योंकि फाई n क्या कहता है कि कोई भी नंबर जो n से छोटा है, कितने नंबर्स ऐसे हैं पॉजिटिव इंटीजर कितने हैं जो n से छोटे हैं और इसके को प्राइम है, तो हमको वो निकालना है। उसके बाद चौथा स्टेप इसमें करना है, आपको एक ई सेलेक्ट करना है। ई आपको चूज करना है और वो ऐसा चूज करना है सच दैट कि वो जो ई है उसकी वैल्यू 1 से बड़ी और फाई n से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, और इसका ये जो ई आपका होगा, ई वो होगा आपका इज को प्राइम टू फाई n। वो आपका जो ई की वैल्यू आएगी वो को फाई n से को प्राइम होना चाहिए, मतलब दोनों का जीसीडी 1 होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है कि दोनों का जो जीसीडी की वैल्यू है ई और फाई n की, वो आपका 1 होनी चाहिए। ठीक है, और फाइनली हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, इसमें आपको डी कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट डी। ठीक है, डी। अब ये डी कैसे कैलकुलेट होगा, इसको आपको सच दैट, इसको आपको कैलकुलेट करना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, डी ई इज इक्वल टू 1 मॉड फाई n। ठीक है, 1 मॉड फाई n। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि आप बेसिकली डी को अगर n से डिवाइड करते हैं तो आपको 1 आना चाहिए। इसका मतलब आप ये भी लिख सकते हो उसको, डी ई मॉड फाई n की वैल्यू 1 आनी चाहिए। ठीक है, ये बेसिक इसके स्टेप हैं जो अपन को फॉलो करने हैं। इसको देखिए, अगर आप इसको ऐसा सॉल्व करना चाहें तो आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं कि डी मॉड फाई n है, तो आप जैसे देखो डी को बेसिकली फाई n से डिवाइड किया जाएगा और उसका जो रिमाइंडर है वो आपका 1 आना चाहिए। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, डी ई को आप अगर आपको चाहिए तो आप क्या करो, फाई n को किसी k के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप, और उसका जो रिमाइंडर आएगा वो +1 होगा, तब डी कहलाएगा। क्या ये इक्वेशन सही है आप लोग के हिसाब से? आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ये 5 स्टेप है जो आरएसए एल्गोरिदम ने डिफाइन किया है। देखिए ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपका पब्लिक की क्रिप्टो, क्योंकि एक ए के लिए अगर कोई ए है उसको दो की जरूरत है, एक उसको पी की जरूरत है और एक उसको क्यू की जरूरत है, एक उसको पब्लिक की जरूरत है, एक उसको प्राइवेट की जरूरत है, अगर आपको ध्यान होगा पुराना तो। अब अगर आप वैसे ये पब्लिक की और प्राइवेट की नहीं है, ये पी और क्यू तो एक प्राइम नंबर है। बेसिकली पब्लिक की और प्राइवेट की कब जनरेट होगा, आप दो प्राइम नंबर लेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो एन आएगा उसकी आप फाई यूलर क्वोशिएंट फंक्शन लेंगे, और उसके बाद आप ई वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, ई और डी। ये ई और डी बेसिकली आपका, ये जो डी है ये आपका प्राइवेट की और ई आपका पब्लिक की कहलाता है, जिससे आप एनक्रिप्शन करके भेजते हो और जिससे आप डिक्रिप्ट कर सकते हो। तो जिससे आप डिक्रिप्ट करते हो वो आप अपने प्राइवेट की के साथ ही करते हो, इसलिए वो डी वैल्यू होती है, और जिससे आप करते हो वो सामने वाले के पब्लिक की के साथ आप एनक्रिप्शन करते हो, तो वो आपका ई वैल्यू होता है। तो बेसिकली आरएसए एल्गोरिदम ऐसा काम करता है। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन के फॉर्म पे आपको मैं इसको करूंगा, क्योंकि देखो अगर डायरेक्टली सॉल्व करने जाए यूनिवर्सिटी पैटर्न में तो हमारा लंबा 7 नंबर का क्वेश्चन बनता है आरएसए एल्गोरिदम पे, जब आप लोग क्रिप्टोग्राफी सब्जेक्ट पढ़ोगे तो। लेकिन ये क्वेश्चन गेट में भी आता है, तो मैं गेट का क्वेश्चन जो सीएससी के गेट में आया हुआ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आप लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव पैटर्न में आएगा तो ऐसे ही आएगा। तो देखो एक ए है, ए यूज करता है दो प्राइम नंबर को, ठीक है, ए यूजेस टू प्राइम नंबर। वो पहले ही क्वेश्चन में दे रखा है कि कौन सा प्राइम नंबर वो यूज करता है। वो बोलता है पी की वैल्यू वो 13 यूज कर रहा है और क्यू की वैल्यू वो 17 यूज कर रहा है। टू जनरेट, इस दो प्राइम नंबर को क्यू यूज कर रहा है टू जनरेट हिज पब्लिक एंड प्राइवेट की। वो अपना पब्लिक और प्राइवेट की जनरेट करने के लिए वो ये दो नंबर को इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अगर उसका जो पब्लिक की है, इफ द पब्लिक की ऑफ ए इज 35, ये आपको पहले से पता चल गया है कि जो ए का पब्लिक की है वो 35 है, तब देन प्राइवेट की ऑफ ए कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है। और ऑप्शन में आपको दे रखा है 11, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 16 और ऑप्शन डी है 17। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब मैं एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि ये कैसे सॉल्व हो सकता है इसको। अब देखिए आपके क्वेश्चन में ये बोलता है कि पहले तो डेटा गिवन में अगर अपन देखें तो पी की वैल्यू आपको 13 दे रखी है और क्यू की वैल्यू आपको 17 दे रखी है, ये आपको पता है। और जो पब्लिक की है, पब्लिक की ऑफ ए आपको 35 दे रखा है। आपको प्राइवेट की ऑफ ए निकालना है, इतना आपको निकालना है। तो अपन एक काम करते हैं, स्टेप 1 करते हैं। स्टेप 1 का मतलब है कि आपको दो रैंडम प्राइम नंबर सेलेक्ट करने होंगे। एक सेकेंड होल्ड करना। हाँ ठीक है, तो अब सबसे फर्स्ट स्टेप हमको करना था कि दो प्राइम नंबर का सेलेक्ट करना था। तो फर्स्ट स्टेप तो पहले से आपको दे रखा है कि फर्स्ट स्टेप पी 13 है और क्यू 17 है, तो ये आपको फर्स्ट स्टेप आ गया। सेकेंड स्टेप आरएसए एल्गोरिथम बोलता है कि आपको एन कैलकुलेट करना है, एन इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। तो पी इंटू क्यू आपको करना है, तो आप 13 इंटू 17 कर लीजिए, तो 13 इंटू 17 आपको पता चल जाएगा कि 221 वैल्यू आती है। तो ये एन की वैल्यू है। तीसरी स्टेप इसमें करना है कि आपको फाई एन कैलकुलेट करना है। तो फाई एन आपको पता है कि फाई एन अगर आपको ध्यान होगा फाई ऑफ 221 आपको निकालना है बेसिकली। तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको अगर आप सॉल्व करने जाओ तो आप 221 को आप वापस 13 इंटू 17 कर सकते हो, क्योंकि आपको ये पता है कि जब दो प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है तो आप इसको अलग अलग सीधा अगर आपको निकालना है 5 ऑफ 13 इंटू 5 ऑफ 17 भी लिख सकते हो। और कोई भी नंबर का प्राइम नंबर का आपको यूलर फंक्शन निकालना है तो 13 माइनस 1 लिख लो, और ये भी है तो 17 माइनस 1 लिख लो। तो आपका आ जाएगा 12 इंटू 16, कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है क्या इसका आंसर? 6 2 12, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो चलो 192 इसका आंसर होगा। आप लोग सॉल्व करके देखना, अगर गलत होगा तो बताना जरूर।
तो आपको थर्ड स्टेप में आप यूलर टोशन फंक्शन निकाल लिए। फोर्थ स्टेप इसका क्या बोलता है कि ई आप ऐसा सेलेक्ट करो जो 1 से 5n के बीच में हो ई की वैल्यू, और ई की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो अगर आप जीसीडी निकालोगे ई और 5n का तो वो वैल्यू 1 आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो भैया आपको ई की वैल्यू पहले से क्वेश्चन में दे रखी है कि पब्लिक की 35 है, तो ई की वैल्यू आपको पहले से पता है, ई की वैल्यू 35 है। ठीक है, अब देख लो कि आपकी अगर आप मतलब निकालना चाहते हो तो आप जीसीडी निकाल सकते हो 35 192 का। जीसीडी कितना आएगा, तो उम्मीदतः 1 ही आना चाहिए क्योंकि उन लोग उस हिसाब से पहले से दे रखे हैं। तो हमारा गेट या कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमारा काम बहुत आसान हो जाता है क्योंकि बहुत सारी वैल्यू दे रखी है। लेकिन अगर आपको जैसे यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपको कोई चीज दिया नहीं रहेगा, आप खुद से 2 प्राइम नंबर सेलेक्ट करेंगे और खुद से सारा चीज जनरेट करेंगे, तब आपके लिए डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाती है। अब आपको कैलकुलेट करना है, इसमें फिफ्थ स्टेप में आपको प्राइवेट की कैलकुलेट करना है जो डी की वैल्यू होगी। डी की वैल्यू आपको ये पता है कि डी, जैसे मैंने आपको बताया कि डी इंटू आपका ई जो होता है वो 1 mod 5n होना चाहिए, ये वैल्यू होनी चाहिए। अब आप ये कर सकते हो इसको, जैसे मैंने आपको बताया कि डी इंटू आप इसको इधर लेके जा सकते हो mod 5n इज इक्वल टू 1, मतलब डी को 5n से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा। तो आप इसको वैसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, डी इंटू डी आपको पता नहीं है लेकिन ई आपको पता है 35 मॉड ऑफ 192, अगर आप कर लो 5n की वैल्यू जो आपको पता है वो 192 है, इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो आप यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ऑप्शन दे रखा है, आपको डी का 4 ऑप्शन दे रखा है, चारों ऑप्शन को आप यहाँ पे पुटअप करेंगे। आप 11 है तो 11 इंटू 35 कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 192 करिए, देखिए आपका रिमाइंडर कितना आता है। तो उस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से, तो वो लेकिन लंबा जाएगा। आपको चारों ऑप्शन में हो सकता है फोर्थ ऑप्शन आंसर हो तो आपको 3-4 बार हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं जो आपको उसका दूसरा तरीका बताया कि डी इंटू ई को आप ये भी कर सकते हैं कि 5n के साथ अगर आप किसी k को मल्टीप्लाई करें और +1 कर दें तो आपका डी आ जाएगा। इससे क्या होता है कि डी की वैल्यू आप ये भी लिख सकते हैं k इंटू 5n +1 बाय ई। ये एक अच्छा खासा फॉर्मूला आ गया जो आप अपने प्राइवेट की निकालने में मदद कर सकते हो। तो आपको देखिए k की वैल्यू जो है ये k, ये आप बार बार चेंज कर सकते हैं, k इज इक्वल टू 0 1 2, ऐसे आप इसको बार बार चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं एक आज सॉल्व करके देखता हूँ कि k की वैल्यू में 0 रख दिया तो 0 इंटू 5n कितना होता है, अगर आप देखें तो 5n 192 है तो 192 प्लस 1 डिवाइडेड बाय ई कितना है आपका 35 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 0 इंटू 192 0, तो 1/35, 1/35 मतलब ये आंसर आएगा 0.00 ऐसे करके कुछ वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू को कंसीडर नहीं करना है, एक फुल जो इंटीजर वैल्यू होगी उसी को कंसीडर करना है। आप डी की वैल्यू 1 रख के एक बार देखिए, तो 1 अगर आप रखेंगे तो 1 इंटू 192 अगर आप करते हैं प्लस 1/35 तो वैल्यू कितना आएगा अगर आप देखें तो 193/35। कोई इसको बता सकता है क्या ये कितनी वैल्यू आएगी? लगभग इसकी वैल्यू 35 5 और उसके बाद फिर कुछ कुछ वैल्यूज आएंगी, तो भी अपन को कंसीडर नहीं करना। हाँ, तो इसमें बेसिकली हम लोग को एब्सोल्यूट वैल्यू या कुछ ऐसा इंटीजर वैल्यू आना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, डी की वैल्यू फिर एक और बढ़ा के देखते हैं, तो 2 इंटू 192 करते हैं प्लस 1/35 अगर हम लोग करें तो कितनी वैल्यू आएगी, कोई मेरे को बताए? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लास्ट में इसकी जो 11 वैल्यू आई थी और 11 वैल्यू यहाँ पे हम लोग वो कैलकुलेट कर लिए थे। तो ये आपका बेसिक आरएसए एल्गोरिदम था जो हम लोग अभी डील किए। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वाले टॉपिक पे लेके चलता हूँ जो आपका नेक्स्ट कॉम का जो सिलेबस है उसमें हम लोग देखिएगा। ये मैं पूरा असेसमेंट क्राइटेरिया फॉर फाइनल असेसमेंट, ये जो मैं ये फाइल आपको भेजा भी होऊंगा, इसमें फर्स्ट यूनिट फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है, ये यूनिट 1 है।
नेटवर्क लेयर्स वाला जो यूनिट है, जो हम लोग पूरा अलग अलग टाइप से पढ़े हैं, तो यूनिट 2 है, यहाँ तक मैं कवर अप कराया था। HTTP ये वाला आप लोग एक बार देख लीजिएगा ध्यान से कि ये 22 टॉपिक में कौन से नहीं हुए हैं, जो अगर नहीं हुए होंगे तो फिर मैं उसको करा दूंगा इसके बाद। अभी मैं ये यूनिट 4 पे चल रहा हूँ, एसेंशियल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग साइबर सिक्योरिटी, जिसमें ये टर्म्स थे। मैं ऑलमोस्ट यहाँ से स्टार्ट किया था सोशल इंजीनियरिंग अटैक से, और ये सारे वीडियो वगैरह भी आपके पास लेक्चर रिकॉर्डेड वाला मैं दे रहा हूँ। इसके बाद अभी हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर थ्योरी फॉर क्रिप्टोग्राफी हम लोग देख लिए, जो कि हम लोग एक एल्गोरिदम से देखे हैं नंबर थ्योरी में कैसे इस्तेमाल होता है क्रिप्टोग्राफी में। अब आगे का ये जो पूरी कहानी है, ये यहाँ से यहाँ तक जो चल रहा है, वो है आपका OSI आर्किटेक्चर के ऊपर। ये OSI का जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर होता है, उसमें कितने प्रकार के सिक्योरिटी अटैक्स होते हैं जो टारगेट होते हैं OSI आर्किटेक्चर पे। सिक्योरिटी सर्विसेज क्या होती हैं OSI आर्किटेक्चर में, और सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या होता है, वो आप लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बोल रहा है। आपको ये भी समझने की जरूरत है कि सिक्योरिटी अटैक्स पैसिव और एक्टिव कौन से होते हैं, और इसी के बेसिस पे आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट अटैक क्या होता है, ट्रैफिक एनालिसिस, मैस्करेड अटैक, रिप्ले अटैक, मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज और डिनाइल्स ऑफ सर्विस क्या होता है। तो इसी टॉपिक में पूरा का पूरा थ्योरी वर्जन है इसमें, क्योंकि आपको सिर्फ समझना है, इसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो हम लोग ये वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले OSI का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर टॉपिक से स्टार्ट करना चाह रहा हूं। OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, ठीक है। तो हाँ, ओके। OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, इस आर्किटेक्चर का नाम X.800 भी कहा जाता है। इसको अपना अपना स्टैंडर्ड होता है, इसका जो नामकरण है वो X.800 रखा गया है OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के नाम को। इसमें आपको ये देखना है कि ये है क्या बेसिकली। ये एक एक्चुअली इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। क्या चीज का स्टैंडर्ड है? ये डिफाइन करने का, ठीक है, और प्रोवाइड करने का। बेसिकली क्या चीज को डिफाइन करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा? सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, ठीक है। मतलब कहीं पे भी सिक्योरिटी की अगर जरूरत है तो क्यों जरूरत है, क्या जरूरत है, क्या परेशानी है, उसको डिफाइन भी करेगा और उसको सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट को प्रोवाइड भी करेगा। तो ये एक ऐसा टाइप का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है OSI आर्किटेक्चर। अब मेरे को इसमें आपको 2-3 टर्म्स आपको समझाना है कि वो टर्म होते क्या है। जैसे अगर मैं आपको ये बोलूं कि सिक्योरिटी अटैक क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सिक्योरिटी अटैक का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी एनी एक्शन, ठीक है, जो कॉम्प्रोमाइज कर दे किसको? सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। आपके जो इंफॉर्मेशन है, जो आपका डेटा है, उसकी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दे कोई भी ऐसा एक्शन, उसको हम लोग सिक्योरिटी अटैक बोलेंगे। ये वाला ये अभी, हाँ। तो सिक्योरिटी अटैक कुछ नहीं है, कोई भी एक्शन जो इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दे, वो सिक्योरिटी अटैक है। अब दूसरा टर्म मैं इसमें आपको ये बताना चाह रहा हूं कि सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या होता है। सिक्योरिटी मैकेनिज्म, सिक्योरिटी मैकेनिज्म का मतलब होता है बेसिकली, मैकेनिज्म मतलब कोई एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस जो डिजाइन है, ठीक है, डिजाइंड टू डिटेक्ट, ठीक है, डिटेक्ट या प्रिवेंट। प्रिवेंट किस चीज से डिटेक्ट, क्या चीज डिटेक्ट करेगा, क्या किस चीज से प्रिवेंट करेगा? फ्रॉम सिक्योरिटी अटैक। जो आप सिक्योरिटी अटैक की अभी आप बात कर रहे थे, उसको डिटेक्ट करेगा कोई प्रक्रिया, या उससे बचाव करेगा, उस प्रोसेस को हम लोग सिक्योरिटी मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। तीसरा इसमें डेफिनेशन में आपको ये बताना चाहूंगा, सिक्योरिटी सर्विसेज, क्योंकि यही सब आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है। सिक्योरिटी सर्विस, सिक्योरिटी मैकेनिज्म, सिक्योरिटी अटैक, ये 3 शब्द आपके सिलेबस में लिखा है, तो उस तीनों शब्द का मतलब होना चाहिए आपका। सिक्योरिटी सर्विस क्या होता है? बेसिकली ऐसे सर्विस, ठीक है, सर्विस मतलब हिंदी में सेवा बोलते हैं।
तो ऐसे सेवा या ऐसा सर्विस जो इंटेंडेड है, जिसका इंटेंशन काउंटर करना, बेसिकली काउंटर करना मतलब प्रतिरोध करना, किस चीज को प्रतिरोध करेगा? सिक्योरिटी अटैक को। ठीक है। और ये कैसे करेगा काउंटर बेसिकली सिक्योरिटी अटैक को? बाय यूजिंग सिक्योरिटी मैकेनिज्म। आप कोई भी सिक्योरिटी मैकेनिज्म को यूज करते हुए सिक्योरिटी अटैक को अगर कोई चीज काउंटर कर रहा है, ऐसी सेवा को सिक्योरिटी सर्विसेज कहते हैं। ये तीनों टर्म आप लोगों को समझ में नहीं? अब आप लोगों को जब सिक्योरिटी अटैक समझ में आ गया, मैकेनिज्म समझ में आ गया, सर्विस समझ में आ गया, तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि सिक्योरिटी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होता है सिक्योरिटी करने के लिए। तो हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ सिक्योरिटी देखना चाहते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ सिक्योरिटी ये कहता है कि कुछ कुछ बेसिक उसके सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। उसका सबसे पहला सिद्धांत है कि जब भी आपको कभी सिक्योरिटी करना है तो आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखना जरूरी है। तो मेरे को कोई भी आप लोगों में से ये शब्द का मतलब कोई बता सकता है क्या कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है? तो कॉन्फिडेंशियलिटी से मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब ओनली सेंडर एंड रिसीवर शुड हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, उसको हम लोग कॉन्फिडेंशियलिटी कहेंगे। कॉन्फिडेंस तब आता है जब सिर्फ पर्टिकुलर एक इंफॉर्मेशन को, जैसे मेरा आधार कार्ड का इंफॉर्मेशन है, तो आधार कार्ड का इंफॉर्मेशन जो डिटेल है उसमें बायो डिटेल्स जो मेरे डले हैं, फिंगरप्रिंट वगैरह, वो सिर्फ मेरे पास हो और UIDAI के पास हो, तब वो कॉन्फिडेंशियलिटी कहलाता है। ठीक है। तो ये शब्द मैं आपको बार बार बाद में रिपीट करूंगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, इसलिए अभी से ध्यान ध्यान से सुनना। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब एक्सेस किसके किसके पास है, और एक्सेस सिर्फ और सिर्फ सेंडर और रिसीवर के पास ही होना चाहिए, तभी उसको कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम प्राइवेसी भी होता है। अपन प्राइवेसी भी इसी को बोलते हैं, या फिर इसको सीक्रेसी भी कहते हैं। ठीक है। तो ये दो शब्द याद रखिएगा, कॉन्फिडेंशियलिटी। इसी में कॉन्फिडेंशियलिटी को तोड़ने के लिए अटैक होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्नूपिंग। अगर आपको स्नूपिंग समझ में आता होगा तो स्नूपिंग क्या होता है? जासूसी करना। तो स्नूपिंग क्या होता है, इसको अगर आप शब्दों में बोलें तो अनऑथराइज्ड एक्सेस, मतलब आपने किसी को एक्सेस दिया नहीं है लेकिन अनऑथराइज को यूज कर रहा है, उस शब्द को स्नूपिंग कहते हैं। इसी में एक और टाइप का अटैक होता है जिसको बोलते हैं ट्रैफिक एनालिसिस। ट्रैफिक एनालिसिस टाइप का जो अटैक होता है, वो क्या हो रहा है कि वो जब भी ऑनलाइन ट्रैफिक जाएगा तो उसको मॉनिटर करता है, मॉनिटरिंग ऑनलाइन ट्रैफिक। ठीक है। और कलेक्टिंग सेंसिटिव डेटा, आपका जो सेंसिटिव डेटा है उसको कलेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली मैं आपको फर्स्ट कॉन्फिडेंशियलिटी समझा रहा था कि एक सिद्धांत है सिक्योरिटी का कि ये तो सिक्योरिटी फीचर्स में होना चाहिए। इसमें कौन से अटैक होते हैं? तो स्नूपिंग और ट्रैफिक एनालिसिस टाइप का अटैक इसमें होता है, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया है। ठीक है। इसके बाद सेकंड जो सिद्धांत सिक्योरिटी फीचर्स में आपको ध्यान देना चाहिए, तो होता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन। अब मेरे को आप लोगों में से कोई बता सके कि ऑथेंटिकेशन का मतलब एग्जैक्टली वही है जो मेघा बताई। ये एक एश्योरेंस है। क्या चीज का एश्योरेंस? कि कौन सेंडर है और कौन रिसीवर है बेसिकली। ये चीज का मतलब जो सेंडर होना चाहिए वही है ना, और जो रिसीवर होना चाहिए वही है ना, दैट इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन। ये दो प्रकार से ऑथेंटिकेशन होता है। एक होता है पीयर एंटिटी ऑथेंटिकेशन,
ठीक है। पीयर एंटिटी ऑथेंटिकेशन का मतलब एक ए है एक बी है, इन दोनों को पीयर्स बोला जाता है, पीयर एंटिटी। तो पीयर एंटिटी ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होगा कि जब ए और बी के बीच में एक लॉजिकल कनेक्शन बैठ जाएगा। ए और बी के बीच में देखो एक फिजिकल कनेक्शन तो बन नहीं सकता, दोनों के बीच में वायर अपन डाल नहीं सकते, तो अपन क्या कर सकते हैं, एक लॉजिकल कनेक्शन बन जाएगा कि हाँ ये एश्योरेंस हो जाएगा कि यही आपका जो सेंडर है वो ए ही है और अगर जो रिसीवर है वो बी ही है। तो इसको बोलते हैं पीयर एंटिटी ऑथेंटिकेशन। इसका मतलब है दोनों के बीच में लॉजिकल कनेक्शन सेटअप होना, ठीक है, जो कॉन्फिडेंस देता है। और दूसरा इसमें टाइप होता है वो है आपका डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन। डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि जब अपन कनेक्शन लेस ट्रांसफर करते हैं, अगर आपको याद होगा तो यूडीपी अपन करते थे टीसीपी और यूडीपी में। यूडीपी जो होता था वो अपन वायरलेस ट्रांसमिशन करते थे, कनेक्शन लेस ट्रांसमिशन करते थे, ठीक है। तो कनेक्शन लेस ट्रांसफर में अपन को एश्योरेंस होना चाहिए कि जो आपका सोर्स ऑफ रिसीव्ड डेटा है, ठीक है, आपका सोर्स ऑफ रिसीव्ड डेटा वो सही है, मतलब जो क्लेम किया जा रहा है वही है, तब उसको बोलते हैं डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन, वापस मैं आता हूं क्योंकि ये बार बार टर्म्स यूज होगा। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि सेंडर और रिसीवर को ही सिर्फ एक्सेस है उस इंफॉर्मेशन के लिए, उसको कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं। ऑथेंटिकेशन का मतलब ये भरोसा कि जो भेजा है वो वही सेंडर ने ही भेजा है और जो रिसीव कर रहा है वो रिसीवर ही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। तीसरा प्रिंसिपल जो सिद्धांत होता है सिक्योरिटी का, वो होता है इंटेग्रिटी, ठीक है, इंटेग्रिटी। इसके बारे में कोई अपना विचार रखना चाहे, इंटेग्रिटी क्या चीज होती है? इंटेग्रिटी का मतलब होता है इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि ये आपको एक एश्योरेंस देगा, एक भरोसा देगा, एश्योरेंस दैट डेटा रिसीव्ड, जो आपका डेटा रिसीव्ड हुआ है, आर एग्जैक्टली सेम एज सेंट बाय ऑथोराइज्ड एंटिटी। जो आपका ऑथोराइज एंटिटी था उससे जो मैसेज भेजा गया है वो एग्जैक्टली सेम है जो आपका डेटा रिसीव हुआ है, तभी अपन बोलेंगे उसको इंटेग्रिटी। इसमें बहुत सारे अटैक होते हैं, इंटेग्रिटी को तोड़ने के लिए बहुत सारे अटैक होते हैं। जैसे कि इसमें एक अटैक होता है मॉडिफिकेशन अटैक, मतलब मैसेज को मॉडिफाई कर दिया गया। इसमें दूसरा टाइप का अटैक होता है मैस्क्यूरेडिंग, मैस्क्यूरेडिंग, ठीक है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि अटैकर अपने आप को दिखाता है कि मैं कोई और हूं, ठीक है, मतलब जो सेंडर है वो भेजने वाला है वो उसकी तरह वो दिखने की कोशिश करता है, तो उसको बोलते हैं मैस्क्यूरेडिंग। इसी में तीसरा टाइप का अटैक होता है रिप्लेइंग। रिप्लेइंग का मतलब, इसको मैं आगे अभी डिटेल में और समझाऊंगा। रिप्लेइंग मतलब कि कोई दूसरा बार बार मैसेज को रिप्ले करा रहा है, कोई ओल्ड मैसेज पा गया है अटैकर, और अटैकर जो रिसीवर को बार बार सेम सेम मैसेज रिप्ले करा करा के उसको परेशान कर रहा है। और चौथा है इसमें रेप्यूडिएशन। रेप्यूडिएशन का मतलब होता है कि अगर सेंडर, ठीक है, सेंडर ने मना कर दिया कि मैंने मैसेज नहीं भेजा है, या फिर रिसीवर ने मना कर दिया कि जो मेरे को मैसेज मिला ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो मना करना होता है ना, मतलब बाद में सेंडर ने भेजा है लेकिन बाद में डिनाई कर देना कि मैंने नहीं भेजा है, और रिसीवर का भी मना कर देना कि मेरे को नहीं मिला है, इसको बोलते हैं रेप्यूडिएशन। तो ये भी एक टाइप का अटैक है जो इंटेग्रिटी पे हावी होगा, ठीक है। तो इंटेग्रिटी आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग चौथा टाइप का प्रिंसिपल देखते हैं, वो है आपका अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि जो सेंडर है, ठीक है, और रिसीवर है, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो भी आपको मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा है
उन लोगों को जो रिसोर्सेस हैं, जैसे आपका डेटा केबल हो गया या कोई भी कनेक्शन हो गया, कुछ भी चीजों की जो जरूरत है, रिसोर्सेस है या एप्लीकेशन है, वो मस्ट बी अवेलेबल, must be available to authenticate to authenticated user all the time। ये होना चाहिए कि अगर मेरे को ये रिसोर्सेज दिया गया है तो मैं उसको हमेशा यूज कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप इसमें ऐसा अटैक की तरह देखोगे तो DOS अटैक आप लोगों ने सुना होगा, डिनायल ऑफ सर्विस। मतलब आपको सर्विस देने की फैसिलिटी थी लेकिन आपको कोई डिनाई करवा दिया कि आप उस सर्विस को यूज नहीं कर सकते। तो बेसिकली सिक्योरिटी का ये सिद्धांत है कि जो भी रिसोर्सेस या एप्लीकेशन अवेलेबल था ऑथेंटिकेट यूजर के पास, तो वो हमेशा उसके पास अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई उसका डिनायल करवा रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बाद आपको मैं पांचवा इसमें बेसिकली अगर आप देखें तो जो प्रिंसिपल हैं ये चार ही हैं। इसके बाद दो और ऐसे प्रिंसिपल हैं जो आपको मैं एक्स्ट्रा इसमें बताना चाहूंगा। वो है आपका नॉन रेप्यूडिएशन। नॉन रेप्यूडिएशन, देखिए रेप्यूडिएशन तो आप लोगों ने अभी जस्ट देखा है कि कोई मना कर देता है कि भैया मैंने तो नहीं भेजा है, तो ये इंटेग्रिटी पे सवाल आ जाता है कि मैसेज फिर आया कहां से। तो वही एक सिद्धांत और बन गया है सिक्योरिटी का कि नॉन रेप्यूडिएशन होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको एश्योरेंस होना चाहिए कि समवन कैन नॉट डिनाई, मतलब समवन, कोई भी जो मैसेज भेजा है, समवन कैन नॉट डिनाई द वैलिडिटी ऑफ समथिंग। कोई वैलिडिटी की ये मेरा नहीं है या ये वैलिड नहीं है, उसको डिनाई नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक सिद्धांत माना गया है नॉन रेपुडिएशन का। और छठवां सिद्धांत जो लास्ट सिद्धांत है वो ये है, प्रिंसिपल है, वो ये है एक्सेस कंट्रोल का। एक्सेस कंट्रोल का प्रिंसिपल ये बोला गया है कि कौन किसके पास एक्सेस हो सकता है, हु कैन हैव एक्सेस। बेसिकली एक्सेस को कंट्रोल करना है अपन को। तो किसको किसको एक्सेस हो सकता है, इसको आप सिक्योरिटी फीचर में ध्यान दो। किस कंडीशन में आप एक्सेस दे रहे हो वो कंडीशन भी पता होना चाहिए। अंडर व्हाट कंडीशन लोगों को सर्विस दिया जाए या एक्सेस दिया जाए, और व्हाट आर अलाउड टू डू। उन लोगों को अगर सर्विस एक्सेस कंट्रोल दिया गया है तो वो क्या क्या अलाउ है, क्या क्या करने के लिए, ये तीन चीजों का ध्यान इसमें देना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ से वापस लेके चलता हूँ और आपको, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपके एग्जाम में टर्म्स के बेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ सेंडर और रिसीवर के पास ही एक्सेस होना चाहिए इंफॉर्मेशन का। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि ये एक ऑथेंटिकेशन, मतलब ये एक एश्योरेंस, ये एक भरोसा कि जो भेजा है वो सेंडर ही है। इंटेग्रिटी, जो मैसेज आया है वो एग्जैक्टली सेम है जो उसमें भेजा गया है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन या रिप्ले वगैरह कुछ नहीं हुआ है। अवेलेबिलिटी, मतलब कि अगर मेरे को कोई सर्विस प्रदान की गई है तो वो सर्विस मेरे पास अवेलेबल रहे, उसको कोई भी डिनाई करने की कोशिश ना करे, उससे मैं डिनाई ना हूं। और अगर कोई मैसेज भेज रहा है तो उसकी वैलिडिटी को वो डिनाई नहीं कर सकता कि मैंने नहीं भेजा है, नॉन रेपुडिएशन। और एक्सेस कंट्रोल, कि अगर हम लोगों को एक्सेस मिला हुआ है तो कौन कौन उसको एक्सेस कर सकता है, क्या कंडीशन पे अपन कर सकते हैं, और क्या 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 हम लोग उसको एक्सेस में अलाउड है हम करने के लिए। तो आपको, क्योंकि लास्ट में जब मैं आपको एक टेबल बनाऊंगा ना, तब आपको ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, तब आपको दिमाग चलना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। अब मैं आपको इसमें जैसा आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, कि आपको एक बार फिर से मैं आपका सिलेबस दिखाता हूँ। इसमें मैंने आपको सिक्योरिटी अटैक्स, जो अब मैं आपको सिक्योरिटी अटैक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। सिक्योरिटी सर्विस और सिक्योरिटी मैकेनिज्म आपको मैं अभी कुछ करा रहा था। देखते हैं आगे क्या है इसका कहानी। अब मैं आपको ये बोलता हूँ कि ठीक है, जो अटैक्स होते हैं, या इसको अपन में ऐसा बोले कि सिक्योरिटी अटैक्स, सिक्योरिटी अटैक्स। ओके, तो सिक्योरिटी अटैक दो प्रकार के होता है। एक होता है पैसिव अटैक
और एक होता है एक्टिव अटैक। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले पैसिव अटैक के बारे में बताता हूं। पैसिव अटैक, पैसिव अटैक का ये कहना है कि ये कभी भी ये ऐसा टाइप का अटैक है जो कभी भी ऑपरेशन ऑफ नेटवर्क को डिस्टर्ब नहीं करेगा। मतलब अगर ए बी को भेजना चाहता है इंफॉर्मेशन तो वो बिल्कुल भेजने देगा। ठीक है, इसको आप ये शब्दों में बोल सकते हो कि डज नॉट डिसरप्ट द ऑपरेशन ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क का ऑपरेशन है कि भैया ए बी को भेज रहा है, बी ए को भेज रहा है मान लो, तो ये जो ऑपरेशन है इसको तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, बस वो चुपके से कुछ कुछ चीजें करने की कोशिश करेगा, जैसे कि स्नूपिंग करने की कोशिश करेगा। इसको बोलते हैं जासूसी। जासूसी जब आदमी करता है तो सामने वाला व्यक्ति एक दूसरे से बात करता है, उसको पता नहीं चलता, लेकिन तीसरा व्यक्ति उसको सुनता रहता है। दैट इज कॉल्ड जासूसी, दैट इज कॉल्ड स्नूपिंग। तो ये बेसिकली होता है आपका पैसिव अटैक। मतलब, और इसको बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम अच्छे अच्छे एनक्रिप्शन टेक्निक यूज करेंगे ताकि ये जो बात हम लोग भेज रहे हैं वो तीसरा व्यक्ति उसको सुन ना पाए। अब पैसिव अटैक में कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे आप लोगों के सिलेबस में भी लिखा हुआ है कि कुछ कुछ आपको देखना है। उसमें से एक टाइप आपको मैं बताता हूं, रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट। रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट अटैक। ठीक है, ये अगर आप यहां से देखेंगे तो आपको यहां मिलेगा, देखिए, रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट अटैक। तो रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट अटैक क्या होता है कि अगर यहाँ पे मान लो सेंडर ए है और वो भेजना चाह रहा है बी को मैसेज, तो यहां तक तो भेजाया, लेकिन यहां से चुपके से आपका जो सी है वो यहां से जासूसी करना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि जो सी जो है रीड्स द कंटेंट ऑफ मैसेज फ्रॉम ए टू बी। ए से बी जो मैसेज जा रहा था उसको सी रीड कर लेता है, तो उसको बोलते हैं रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट। देखो, मैसेज के कंटेंट को रिलीज करना, दैट इज कॉल्ड रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट अटैक। इतना आसान है। इसमें दूसरा टाइप का जो पैसिव अटैक होता है, देखो इसमें पैसिव में ये ऑपरेशन तो डिस्टर्ब नहीं हुआ ना, ए से बी जो जा रहा था वो तो जा ही रहा है, लेकिन बीच में यहां से सी भी लेने लग गया, तो इसको पैसिव अटैक की श्रेणी में डाला गया है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टाइप का अटैक बताता हूं, जो है आपका ट्रैफिक एनालिसिस अटैक। ठीक है, ट्रैफिक एनालिसिस अटैक। इसमें क्या होता है कि अब हम लोग समझ गए हैं कि हम जो मैसेज भेज रहे हैं वो सामने वाला सुनने की भी कोशिश कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, एनक्रिप्टेड डेटा भेजते हैं, क्योंकि हम लोग प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये ना फिर से सुनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी उसको ना एनक्रिप्टेड डेटा मिल रहा है। एनक्रिप्टेड डेटा उसको वो क्या करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, सी जो अटैकर है आपका, सी अटैकर ये ऑब्जर्व बस करता है, यहाँ पे ऑब्जर्व करता है पैटर्न को, कि मैसेज किस पैटर्न में भेजा रहा है, किस टाइम पे भेजा रहा है, किस लोकेशन से भेजा रहा है, और क्या लेंथ है मैसेज का वो भेजा रहा है। इसके बेसिस पे वो ऑब्जर्वेशन कर करके कुछ ना कुछ कोडिंग डिकोडिंग करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे देखिए, रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट अटैक में तो सी डायरेक्ट कंटेंट ऑफ मैसेज को रीड कर ले रहा था, लेकिन ट्रैफिक एनालिसिस में क्या होता है कि ये ऑब्जर्व करता है, उसके पैटर्न, टाइम, लोकेशन, उसका लेंथ, ये सब चीजों को ऑब्जर्व करता है। इसको बोलते हैं ट्रैफिक एनालिसिस अटैक। तो ये दोनों पैसिव। अब मैं आपके पास आता हूं एक्टिव अटैक्स के बारे में। एक्टिव अटैक्स ज्यादा प्रकार के होते हैं, तो इसको हम लोग अच्छे से डिटेल में स्टडी करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो है आपका मैस्क्यूरेड अटैक। मैस्क्यूरेड अटैक ये है आपका एक्टिव अटैक। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए, यहां से ए है, ये मैसेज भेजना चाहता है लेकिन किसी वजह से भेज नहीं पा रहा है, और बी को मैसेज रिसीव हुआ, लेकिन ए का मैसेज नहीं रिसीव हुआ, उसको सी का मैसेज रिसीव हो गया।
ए ने नहीं भेजा मैसेज लेकिन सी ने मैसेज भेज दिया। तो ये मैस्क्यूरेड अटैक का मतलब ये होता है कि जब एक एंटिटी, जैसे सी है यहाँ पे, इस केस में सी है, वन एंटिटी प्रिटेंड्स टू बी अ डिफरेंट एंटिटी, तो उसको बोलते हैं हम लोग मैस्क्यूरेड अटैक। जैसा कि अगर आपको एग्जांपल के तौर पे मैं समझाऊं तो कई बार ऑथेंटिकेशन के लिए बैंक वगैरह से और कई जगह से मैसेज आते रहते हैं, या कोई ऑथेंटिकेशन सीक्वेंस आपको दे दिया जाएगा और ये बोला जाएगा कि या फिर देखिए अगर कोई बैंक का लॉगिन पेज है, वो पेज फिक्स्ड है, मतलब इन द सेंस कि वो पेज को अगर कोई कॉपी कर लेता है, आपने एक बार उस बैंक के पेज में गया, आपने डेटा फिलअप किया, आप यूज टू हो गए उस पेज से, आपको सेम टू सेम वैसा ही पेज अगर आपको कोई सी पर्सन है उसको वो कैप्चर करता है, कुछ बनाता है उसमें, और आपको उसको रिप्ले करने की कोशिश करता है, आपको उस कोई लिंक देता है और लिंक से आप चले जाते हो और वैसे ही आपको सेम टू सेम हूबहू पेज मिलता है, तो आप क्या करोगे, आप उसमें ऑथेंटिकेशन कर लोगे और आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड आप मतलब दे बैठोगे। बेसिकली बैंक ने तो आपको कुछ बोला नहीं, लेकिन ये कोई दूसरा व्यक्ति आपको बोल रहा है उस बैंक बन के, मतलब वो दूसरा एंटिटी बन के। इस टाइप के अटैक को मैस्क्यूरेड अटैक कहा जाता है। ये समझ में आया क्या मैस्क्यू? आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टाइप का एक्टिव अटैक अगर मैं बोलूं तो वो है आपका रीप्ले अटैक। रीप्ले अटैक बेसिकली क्या कहता है ये देखते हैं अपन। अगर एक सेंडर है और एक रिसीवर है, ये सेंडर ए ने बी को भेजा, अच्छी बात है। बेसिकली जो यहाँ पे सी बैठा हुआ है वो क्या करता है, यहां से डेटा ले लिया स्नूपिंग करके, जासूसी करके, और ये उसको दोबारा भेज दिया। इसको बोलते हैं रिप्ले, बार बार करना। तो इसको बोलते हैं, इसको अगर मैं शब्दों में बोलूं तो ये है आपका पैसिव कैप्चर ऑफ अ डेटा यूनिट एंड इट्स subsequent retransmission। ठीक है, टू प्रोड्यूस अनऑथोराइज्ड इफेक्ट। आप इसको समझ में आ रहा होगा कि ये पैसिव कैप्चर किया है डेटा को, लेकिन मैं इसको पैसिव अटैक में क्यों नहीं डाल पाया, क्योंकि ये एक जो नॉर्मल ऑपरेशन है उसको हैम्पर किया। नॉर्मल ऑपरेशन होना चाहिए कि ए बी को बस एक डेटा भेजेगा, लेकिन सी ने क्या किया, दोबारा डेटा भेजना की कोशिश किया, मतलब उसका जो नॉर्मल ऑपरेशन है वो इफेक्ट हुआ, इसलिए इसको अपन एक्टिव अटैक्स में डालते हैं। तीसरा टाइप का जो अटैक आता है वो है आपका मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज अटैक। मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज अटैक, मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज अटैक में आपको एक, मान लीजिए ए है और ये आपका बी है। ए ने मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज में क्या होता है कि यहाँ पे मान लीजिए सी है, तो ये बी को नहीं भेज पाता किसी कारण से, वो भेजने की कोशिश करता है लेकिन सी वाला उसको रोक देता है और वो अपने पास ले लेता है मैसेज को, और सी उसको मॉडिफाई करके फिर बी को भेजता है। इसका मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। ए ने, हो सकता है ए हस्बैंड है और अपनी वाइफ को एक मैसेज भेजता है, एक मैसेज भेजा कि विश, और वो अभी अकेला है, कहीं पे गया हुआ है, तो वो बोलता है विश यू वर हियर। इसका मतलब है कि काश तुम होती। सी ने क्या किया, उसको चेंज कर दिया, उसको बोला विश यू वर हर, बस एक ई को हटा दिया और ये कर दिया। तो आई होप कुछ ब्लंडर तो हो गई मेरे ख्याल से इसमें। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सम पोर्शन ऑफ अ, ध्यान दीजिएगा, सम पोर्शन ऑफ अ
लेजिटिमेट मतलब एक अच्छा जो नॉर्मल मैसेज है, कोई लीगल मैसेज है, लेजिटिमेट मैसेज इज, उसको क्या किया गया, ऑल्टर कर दिया गया या उसको डिले कर दिया गया। हो सकता है कि मैसेज को डिले करके पहुंचा रहा है, जब पहुंचना चाहिए तब पहुंचा नहीं और बाद में पहुंच रहा है, या उसको रीऑर्डर कर दिया गया। ये सब क्यों करते हैं? टू प्रोड्यूस अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है, अनऑथराइज्ड आपका एक्सेस पाने के लिए ये सब किया जाता है। तो ये होता है आपका मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज अटैक। ये वाला पोर्शन क्लियर है क्या? इसमें जो फोर्थ टाइप का जो अटैक है वो है आपका डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, इसमें क्या होता है, आपका ए है और यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। इसमें क्या होगा, देखो बेसिकली ये मैसेज भेजना चाहेगा तो इसको डिनाई कर दिया गया कि आपके सर्विसेज रोक दी गई है। हो सकता है कि ये क्या है ना, देखो लेट सपोज ये आपने, ये प्रिंटर है, ठीक है, प्रिंटर मतलब आपका क्या है, बी मान लो प्रिंटर है और ए ने वायर के थ्रू प्रिंटर को एक मैसेज सेंड किया कि भैया इस चीज को प्रिंट करो, प्रिंट ऑप्शन दबाया, वो प्रिंट करना, लेकिन ये सर्विस को रोक दिया गया कि नहीं आप सर्विस नहीं दे सकते। और इसके बदले में क्या हुआ, कोई एक तीसरा व्यक्ति है, उसने आपको यहाँ पे बी को प्रिंटर को दे दिया कि भैया ये चीज को प्रिंट कर दो। तो इसको बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इसको अगर शब्दों में बोलूं तो ये है प्रिवेंट नॉर्मल यूज ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटी। जो कम्युनिकेशन की फैसिलिटी है उसमें कोई उसको बाधा डालता है, प्रिवेंट करता है, उसको बोलते हैं डॉस अटैक या डीओएस अटैक। इसको आप फ्लडिंग भी बोल सकते हैं। कई बार फ्लडिंग द नेटवर्क विथ बोगस मैसेज, जो फालतू फालतू के मैसेज होते हैं वो इतने सारे आ जाते हैं कि वो नेटवर्क को फ्लड कर देते हैं, इसको भी डॉस अटैक कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये चारों टाइप का अटैक समझ में आया होगा। लास्ट में मैं कंक्लूड करने के लिए कुछ कंपैरिजन आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर हम लोग कंपैरिजन करें एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक के बारे में, तो मेरे को ये बताना कि एक्टिव और पैसिव में, एक्टिव की अगर मैं बात करूं तो डिटेक्शन और रिकवरी। बेसिकली एक्टिव अटैक क्यों यूज होता है, यूज होता है कि अगर कोई छेड़खानी कर रहा है अगर नेटवर्क को, तो उसको डिटेक्ट कर सके और उससे रिकवर कर पाए। तो डिटेक्शन और रिकवरी के लिए एक्टिव अटैक्स वो करते हैं, एक्टिव अटैक से बचा जाता है। और पैसिव अटैक से सिर्फ प्रिवेंट हम लोग को करना रहता है, प्रिवेंशन, क्योंकि ये तो कोई अचानक से कोई सुन रहा है तो उसको, उससे अपन को प्रिवेंशन की जरूरत पड़ती है। अगर अपन एक्टिव की बात करें तो ये इस टाइप का अटैक है कि इसको हार्ड है टू स्टॉप, इसको रोकना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं बोल सकता लेकिन मुश्किल है इसको रोकना, हार्ड टू स्टॉप। लेकिन इसको अगर आप बोलो तो इसको इजी टू स्टॉप है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो कोई जासूसी कर रहा है, उसको तो आप एंक्रिप्शन और अच्छे अच्छे एंक्रिप्शन टेक्निक से आप रोक सकते हो, इसको इजी टू स्टॉप है। लेकिन अगर आप इसको बोलो डिटेक्ट करने में, तो ये इजी टू डिटेक्ट है लेकिन ये हार्ड टू डिटेक्ट है। बताओ किसी को ये समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा समझाऊंगा, कर देता हूँ। एक्टिव में अपन दो फीचर को देख रहे हैं कि उसको स्टॉप करना और उसको डिटेक्ट करना। एक्टिव है, अगर देखो इतने सारे टाइप का अटैक किए हैं कि कई बार डिनायल ऑफ सर्विस को रोकना मुश्किल हो जाता है, मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज कोई ना कर दे, ये तो आप देख ही रहे हो, इतने सारे प्रकार के क्राइम हो रहे हैं, तो इसको रोकना मुश्किल है एक्टिव अटैक को। लेकिन इसको रोकना आसान है क्योंकि ये सिर्फ जासूसी होती है, बीच में कोई पैटर्न को ऑब्जर्व करता रहता है, तो ये आप अपना पैटर्न चेंज कर लो, आप अपना टाइम चेंज कर लो, इसको रोकना आसान है पैसिव अटैक को। लेकिन डिटेक्ट कर पाना इसको बहुत आसान है, क्योंकि
ये तो पूरा नॉर्मल ऑपरेशन को प्रॉब्लम कर दे रहा है ना। मतलब आपका बार बार अगर आपको रिप्लाई में बार बार मैसेज मैसेज आए जा रहे हैं, या डिनायल ऑफ सर्विस हो रहा है कि आपकी सर्विस को कोई रोक दिया गया है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो इसको इजी है डिटेक्ट करना। लेकिन कोई आपकी जासूसी कर रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब कौन जासूसी कर रहा है, तो डिटेक्ट करना इसको बड़ा मुश्किल है। तो ये मैं कुछ कंपैरिजन आप लोगों को बताना चाह रहा था। अब आपको मैं इसी में आगे बढ़ता हूं और आपको एक इसके, जैसे मैंने आपको बताया ना आपके सिलेबस में सिक्योरिटी के मैकेनिज्म की बात कर रहा है। आपको मैंने फर्स्ट उसमें इसका डेफिनेशन बता दिया कि सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या होता है। अब मैं आपको ये 5-6 नाम बता देता हूं कि सिक्योरिटी मैकेनिज्म में हम लोग यूज क्या क्या करते हैं। ऐसा कौन सा प्रक्रिया है जो हम लोग लगाते हैं सिक्योरिटी फीचर्स को बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहला जो फीचर है वो है आपका एनसाइफरमेंट। एनसाइफरमेंट का मतलब आप समझते होंगे, एनसाइफर करना, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना। तो ये हम लोग क्रिप्टोग्राफी में तो हम लोग करते ही हैं। तो ये एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जो हम फॉलो करते हैं। जनरली हम लोग डिजिटल सिग्नेचर्स का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि ऑथेंटिकेशन हो पाए डिजिटल सिग्नेचर्स का। ठीक है। तीसरा, इसमें हम लोग एक्सेस कंट्रोल पे भी हम लोग ध्यान रखते हैं कि किसको किसको एक्सेस मिलना चाहिए, उसके लिए एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म यूज होना चाहिए। चौथा, इसमें डेटा इंटीग्रिटी के बारे में बात होती है कि जो मैसेज है वो तोड़ फोड़ करके मत जाए, मॉडिफिकेशन होके मत जाए। डेटा इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। उसके बाद पांचवा पॉइंट है, अगर आप ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, जो आप हम लोग पढ़े ऑथेंटिकेशन, तो ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज करना जरूरी है कि हम दोनों एक ही चीज से ऑथेंटिकेट कर पाए और उसी से ऑथेंटिकेशन हो सके। छठवां पॉइंट है इसमें ट्रैफिक पैडिंग। ट्रैफिक पैडिंग का मतलब भी ये होता है कि कई बार आप लेंथ भेजते रहते हैं। जैसे मान लो कोई मैसेज भेजा 10110 करके, तो ये जो मैसेज का जो लेंथ है 5 बिट है, 6 बिट है, तो उसको भी हम लोग एक बिट में हम लोग भेज सकते हैं। तो उसको बोलते हैं ट्रैफिक पैडिंग, ताकि कोई अगर बीच में अगर कोई इधर उधर हेर फेर कर दिया तो आपको समझ में आ जाए कि नहीं भैया, हम तो 6 बिट का मैसेज भेजे तो 6 बिट ही पहुंचना चाहिए। दैट इज कॉल्ड ट्रैफिक पैडिंग। और सातवां पॉइंट है राउटिंग कंट्रोल। राउटिंग कंट्रोल का मतलब ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो राउटर्स होते हैं बीच में उनको कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाता है और आपका पूरा जो राउटिंग का टेबल है उसको पूरा धज्जियां उड़ा दी जाती है, जिसको राउट टेबल फ्लडिंग भी कहा जाता है। तो ये जो 6-7 फीचर मैं आपको बताया, ये ऐसे मैकेनिज्म हैं जो सिक्योरिटी फीचर को बढ़ाने के लिए साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में ये सब इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। अब मैं आपको एकदम लास्ट आता हूं और आपको मैं एक रिलेशन बताता हूं, रिलेशन बिटवीन सर्विसेज एंड मैकेनिज्म। ठीक है। आपने सिक्योरिटी के सर्विसेज भी देखे, सिक्योरिटी के मैकेनिज्म भी आप लोगों ने 6-7 अभी देखे हैं। अब मैं आपको रिलेट करने की कोशिश करता हूं कि कैसे ये रिलेट हो सकता है। तो देखिए, सिक्योरिटी सर्विस एक तरफ अपन लिख देते हैं, ये लास्ट है सिक्योरिटी मैकेनिज्म। ठीक है। सिक्योरिटी सर्विसेज सिक्योरिटी मैकेनिज्म का एक टेबल बना देते हैं और यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, अगर एक टाइप का सिक्योरिटी सर्विस है कि डेटा में कॉन्फिडेंशियलिटी होना चाहिए, तो कॉन्फिडेंशियलिटी सर्विस प्रदान करने के लिए मैं किस किस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करूंगा। तो आप बोलोगे कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है, अगर मैं अभी पूछूं कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है तो कोई बता। एग्जैक्टली, सेंडर और रिसीवर को ही एक्सेस रहेगा इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी। तो इसको प्रदान करने के लिए मैं कौन से मैकेनिज्म इसमें लगा सकता हूं। तो आप ये सातों में से अगर आप देख के बताएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि सर आप एनसाइफर कर लो, साइफर टेक्स्ट कर लो, तो ये आपका कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहेगा। तो एनसाइफरमेंट आप यूज कर सकते हो। आप राउटिंग कंट्रोल भी एक मैकेनिज्म है जो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो कि अगर आपका राउटिंग कंट्रोल सही रहेगा और सही रास्ते पे जाएगा, कोई उसको इफेक्ट नहीं कर रहा है, कोई सी व्यक्ति नहीं आ रहा है और उसको उसका रास्ता चेंज नहीं कर रहा है, तो मैसेज एनक्रिप्टेड है और सही रास्ते पे जा रहा है, तो अपन
इसको मान सकते हैं कि ये कॉन्फिडेंशियलिटी में आ रहा है। इसके बाद अगर मैं दूसरे में बात करूं कि मैसेज को अगर इंटेग्रिटी करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो मेरे को सबसे पहले इंटेग्रिटी का डेफिनेशन कोई बताओ कि इंटेग्रिटी क्या होता है। मतलब सही सही से डेटा गया है, इंटेग्रिटी मतलब इंटीग्रेशन पूरा बिना मॉडिफिकेशन के डेटा पूरा का पूरा पहुंचा है आपके पास, दैट इज कॉल्ड डेटा इंटेग्रिटी। तो इसको भी प्रोवाइड करने के लिए आप एक काम करो, आप एनसाइफरमेंट कर लो, आप डेटा को एनक्रिप्ट कर लो, तो वो डेटा मॉडिफाई होना से बच जाएगा। आप कोशिश कर सकते हो इसमें डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल करना, डिजिटल सिग्नेचर इस्तेमाल रहेगा तो ये एक वैलिड करेगा कि भैया जो डेटा आया है उतना ही डेटा है, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं है, कोई उसमें छेड़खानी नहीं हुई है, दैट इज कॉल्ड डेटा इंटेग्रिटी। तीसरा मैं इसमें आता हूं ऑथेंटिकेशन पे। ऑथेंटिकेशन अगर मेरे को करना है तो ऑथेंटिकेशन करने के लिए ऑब्वियसली मेरे को वैसे कोई बताएगा क्या ऑथेंटिकेशन क्या होता है? अलाउ करता है उसके ऊपर रहेगा, ठीक है। ठीक है, सब ऑलमोस्ट सही बोल रहे हो। ऑथेंटिकेशन करने के लिए आपको लगता है कि एनसाइफरमेंट की जरूरत पड़ेगी अपन को? ऑब्वियसली हम लोगों को डेटा को ऑथेंटिकेशन करना है तो एनसाइफरमेंट की हमको जरूरत पड़नी चाहिए ऑब्वियसली। इसमें आपको डिजिटल सिग्नेचर की भी जरूरत पड़ेगी कि हाँ मैसेज ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं। और इसमें एक और सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है फिफ्थ पॉइंट पे, ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज। तो ये मैकेनिज्म को भी अगर अपन यूज करते हैं तो भी आपका ऑथेंटिकेशन हो जाता है। तो ये तीन मैकेनिज्म हम यूज कर सकते हैं इसमें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दो पॉइंट और बचे हैं। एक होता है नॉन रेप्यूडिएशन, ये एक सर्विस है, सिक्योरिटी सर्विस जो हमको चाहिए। तो उसके लिए हम कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे? तो आप ये बोलोगे नॉन रेप्यूडिएशन का मतलब क्या होता है कि कोई मना नहीं करना चाहिए कि कोई भेजा है तो वो बाद में डिनाई मत कर दे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप डिजिटल सिग्नेचर ले लो उन लोगों का, तो वो मना नहीं कर सकता कि भैया मैंने नहीं भेजा है, तो डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल कर सकते हो आप। डेटा इंटेग्रिटी के जो फीचर्स हैं जो यहाँ पे अपन इस्तेमाल किए, जो आपका एनसाइफरमेंट वगैरह है वो आप यूज कर सकते हो। मतलब यहाँ पे अपन इंटेग्रिटी का फीचर्स अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब मैसेज मॉडिफाई नहीं हुआ है और डिजिटल सिग्नेचर है, मतलब आपने ही भेजा था। और साथ में आप नोटराइजेशन भी कर सकते हैं, नोटराइज कर देते हैं तो क्या हो जाता है कि वो ऑथेंटिक हो जाता है कि कोई तीसरा व्यक्ति है जो देखा है कि आपने ही ये किया है, तो दैट इज कॉल्ड नोटराइजेशन। और एक लास्ट फीचर मैं आपको बताना चाहूंगा वो है आपका एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल को रोकना है, मतलब कि सिर्फ वही व्यक्ति एक्सेस कर पाए जिसको दिया गया है, उसके लिए आप इसमें सबसे अच्छा फीचर तो एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म थर्ड पॉइंट ही है, वो आप कर लो। उसको आप इस्तेमाल करोगे तो आपका सारा जो फीचर है वो आपका पूरा हो जाएगा। तो एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। तो बेसिकली हम लोग जितना कुछ पढ़ना चाह रहे थे आपका, इसको मैं थोड़ा पॉज